हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 9 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 10 क्रिया। आइए बच्चों, इस पाठ को बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं। पाठ 10 क्रिया। तो बच्चों, क्रिया क्या होता है? जिस भी शब्दों से हमें किसी कार्य के करने या होने का पता लगता है वो कहलाता है क्रिया। तो आइए बच्चों, इस पाठ में पढ़ते हैं ध्यान से। देखिए, पढ़िए और समझिए। अब बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिए हैं, जैसे देखते हैं। पहला दिया है किशोर सब्जी बेच रहा है, दूसरे में चिड़िया उड़ रही है और तीसरे में वर्षा हो रही है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द बेच, उड़ तथा हो किसी कार्य का करना या होना बता रहे हैं। ऐसे शब्दों को व्याकरण में क्रिया कहते हैं। उदाहरण में क्या बताया? किशोर सब्जी बेच रहा है, यानी कि वो बेच रहा है। क्या काम कर रहा है? सब्जी बेचने का। चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया कार्य कर रही है उड़ने का। वर्षा हो रही है, तो वर्षा क्या कार्य कर रही है? कि वर्षा हो रही है। तो क्या होता है, व्याकरण में जब भी हमें शब्दों से पता लगे कि क्रिया हो रही है, वो व्याकरण में क्रिया कहलाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्या हो? जिससे भी हमें पता चले कि कार्य हो रहा है, किया जा रहा है, ऐसा पता लगता है, तो वो कहलाता है हमारा व्याकरण में क्रिया। इसके बाद आता है हमारा धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इससे क्रिया के विभिन्न रूप बनाए जाते हैं। क्या है क्रिया का मूल रूप? धातु। आइए देखते हैं। यहाँ पे हमें कुछ धातु दी हैं और क्रिया रूप दिया है। जैसे धातु है जा, तो इससे क्रिया रूप क्या क्या बनेगा? जाना, जाओ, जाएगा, जाओगे, जाइए आदि। खा, खाना, खाया, खाएगा, खाओगे, खाइए आदि। खेल, खेलना, खेला, खेलेगा, खेलोगे, खेलिए आदि। लिख, लिखना, लिखा, लिखेगा, लिखोगे, लिखिए आदि। पढ़, पढ़ना, पढ़ा, पढ़ेगा, पढ़ोगे, पढ़िए आदि। क्या दिए हैं बच्चों? यहाँ पे कुछ धातु और उनके क्रिया रूप। तो इन्हें आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। अब देखते हैं बच्चों क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। पहला अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। पहला देखते हैं बच्चों अकर्मक क्रिया। वाक्य में जिस क्रिया का फल स्वयं कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा हंसता है, कुत्ता भौंक रहा है, चिड़िया उड़ रही है। यहाँ पर तीनों ही वाक्यों में कोई कर्म नहीं है, अर्थात यहाँ कर्ता के अतिरिक्त अन्य किसी पर क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ रहा। अतः हंसता है, भौंक रहा है तथा उड़ रही है अकर्मक क्रियाएं हैं। कौन सी होती है कर्मक क्रिया? जिस वाक्य में क्रिया का फल स्वयं कर्ता पर पड़ता है, यानी कि किसी और पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ कर्ता पर ही पड़ता है। जैसे कि बच्चा हंसता है, तो कौन हंस रहा है? बच्चा। तो किस पर फर्क पड़ेगा? बच्चा हंसा तो बच्चे पे। ऐसी कुत्ता भौंक रहा है तो क्या है? सिर्फ कुत्ता भौंक रहा है। तो ये कहलाते हैं हमारे अकर्मक क्रिया। दूसरा आता है बच्चों हमारा सकर्मक क्रिया। तो देखते हैं, वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है, अर्थात क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अमन पतंग उड़ाता है, यशोदा दही मथती है, बंदर केला खाता है। यहाँ पर पतंग, दही और केला कर्म है। कर्ता के अतिरिक्त इन्हीं पर क्रिया का सर्वाधिक प्रभाव पड़ रहा है, अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया कौन सी? जिसमें क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है और क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, वो कहलाते हैं सकर्मक। जैसे अमन पतंग उड़ाता है, तो अमन तो उड़ा ही रहा है, लेकिन फर्क किस पे भी पड़ रहा है? पतंग पर भी। वहां पे खाली बच्चे पर पड़ रहा था, यहाँ पे अमन पे भी पड़ रहा है, पतंग पे भी पड़ रहा है।
यशोदा और दही, दही मथेगी तो उसके लिए क्या होगा, दही भी होनी चाहिए और यशोदा भी होनी चाहिए, इसलिए दोनों चीजों पर फर्क पड़ रहा है। ऐसे बंदर केला खाता है तो बंदर भी होना चाहिए, केला भी होना चाहिए, तो दोनों पे फर्क पड़ रहा है, इसलिए ये कहलाते हैं व्याकरण में सहकर्मक क्रिया। विशेष, यहाँ पे हमें कुछ विशेष दिया है, देखते हैं। कुछ वाक्यों में क्रिया के साथ दो कर्म होते हैं, ऐसी क्रियाएं द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे भारती ने नेहा को पुस्तक दी, इस वाक्य में दो कर्म आए हैं, अतः इस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है। दो कर्म कैसे आए, एक तो भारती आ गई और दूसरा नेहा। जब किसी वाक्य में दो कर्म साथ आए तो वो कहलाता है हमारा द्विकर्मक क्रिया। क्रिया के साथ क्या और किसको लगाने से जो उत्तर मिलता है वह वाक्य में प्रयुक्त दोनों कर्मों को स्पष्ट करता है। जैसे क्या दी, पुस्तक, किसको दी, नेहा को। और इसमें क्या होगा कि क्रिया के साथ क्या आए और किसको आए तो दोनों का उत्तर सिर्फ एक आता है। जैसे भारती ने नेहा को पुस्तक दी तो भारती ने नेहा को क्या दी, एक ही उत्तर बना, पुस्तक, और किसको दी, नेहा को। तो ये होते हैं हमारे द्विकर्मक क्रिया। अब बच्चों देखते हैं कि हमने इस पाठ में क्या सीखा। हमने सीखा जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है वो क्रिया कहलाती है। क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु। क्रिया के दो भेद होते हैं, सहकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ दो कर्म होते हैं उसे कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। अब बच्चों इस पाठ के आधार पर आता है हमारा अब बताइए। अब बताइए का क्या प्रश्न देखते हैं बच्चों। सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। अब इसमें क्या है, विकल्पीय प्रश्न है, यानी कि उसमें क्या होता है, एक प्रश्न उसके चार उत्तर, जो एक उत्तर सही है वो हम आपको बताएंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे कहते हैं क्रिया, कर्ता, कर्म, सर्वनाम। अभी बच्चों आपने पाठ में बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, तो ये क्या है, क्रिया। दूसरा देखते हैं, जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे कहते हैं अकर्मक, सकर्मक, दोनों सही दोनों गलत। तो इसको क्या कहते हैं, इसका उत्तर है सकर्मक। तीसरा प्रश्न देखते हैं, क्रिया का मूल रूप कहलाता है मूल क्रिया, कर्म, धातु, संज्ञा। तो बच्चों इसका उत्तर क्या है, अभी अच्छे से आपको पढ़ाया है, धातु। मुझे लगता है आप सभी को अब बताइए बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और बच्चों इसी के साथ हमारा यहाँ पे यह पाठ समाप्त होता है। बच्चों मुझे लगता है आप सभी को पाठ 10 क्रिया का बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे क्या करेंगे, इस पाठ का बहुत ही अच्छे से अभ्यास करेंगे और हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।